नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम लोग एमपी सेट का जो पेपर 1 आया था उसकी आंसर की देखेंगे। तो इसमें आपको हिंदी ओशन में आपको हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर 2 होता है उसके प्रश्न पत्र पहले सॉल्व करवा दिए गए थे। एमपी सेट के पूरे 100 प्रश्न आए थे। यदि वीडियो नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण कौन से हैं, शिक्षण स्तर कौन से हैं? तो इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो पूछताछ की भावना अन्वेषण विधि विकसित करती है। जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? तो स्वयं प्रभा सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। निम्नलिखित में से कौन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? तो सर्वोत्तम लाभ है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। शिफ्ट इन फोकस टू टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय है। 3 ध्रुवों में पहले तो स्टूडेंट आता है, फिर टीचर आता है, फिर करिकुलम आता है। तो इस प्रकार से आपका जॉन डीवी ने बताया हुआ है। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? तो ये नृवंश विज्ञान अर्थात एथनोग्राफिक के अंतर्गत आता है। एसपीएसएस से आशा क्या है? तो फुल फॉर्म एसपीएसएस का पूछा गया था, तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है? तो गैर पैरामेट्रिक परीक्षण हो जाएगा माध्यिका परीक्षण, मीडियन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, पहले रिसर्च प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिसर्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अनुसंधान समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, फिर परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और साथ में परिणामों का प्रतिवेदन देना। फिर ये पैराग्राफ आया था, उस पैराग्राफ में आपको उत्तर बताने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके महर्षि देवेंद्रनाथ के द्वारा जो गठित शांति निकेतन था उसी से संबंधित पूछा गया था। पैराग्राफ छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। 1863 में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम से विश्व भारती का विकास हुआ। आश्रम का तात्पर्य स्ट्रीट होना था, जहाँ सत्य के बाद साधक आकर रिट्रीट होना था, जहाँ सत्य के बाद साधक आकर शांति और एकांत में ध्यान लगा सकते थे। 1901 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक स्कूल प्रारंभ किया गया था जो प्रकृति से विमुख नहीं होगी, जहाँ विद्यार्थी स्वयं को एक बड़े समुदाय का सदस्य महसूस कर सके और जहाँ से स्वतंत्रता, आपसी विश्वास और आनंद के वातावरण में सीख सके। विश्व भारती जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है के रूप में एक आधार विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जहां पर भारत और पाश्चात्य देशों, पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां एक स्थान पर मिल सकती हैं। तो विश्व भारती क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं? तो विमुख का अर्थ होता है अलग होना, तो प्रकृति से अलग इसका अर्थ हो जाएगा। शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ के द्वारा, पैराग्राफ में दिया हुआ है। आश्रम का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था शांति और एकांत में ध्यान करना। प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो ऐसी शिक्षा जो प्रकृति से अलग ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम एमीकॉम है। मीकॉम है, इसका अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, प्रबंधन और कर्मचारी संचार। संचार नेटवर्क में सर्किल नेटवर्क अनुमति क्या देता है? तो सर्किल नेटवर्क अनुमति देता है प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं करनी है। तो ईच मेंबर टू कन्वर्स विद द पर्सन ऑन आइदर लेफ्ट और राइट एंड नो फर्दर। ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है, तो मेटा संचार, मेटा कम्युनिकेशन संचार शामिल नहीं है।
किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जा सकता है भावनात्मक संक्रमण के द्वारा, इमोशनल कॉन्टेजिएशन के द्वारा। एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का, ये मैथ का प्रश्न आया था, आसान प्रश्न था। लोगों का अनुपात 3:2 है। अगर शहर में 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने बेरोजगार हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 300 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा यहाँ पे GEF KIJ, उसके बाद OMN, उसके बाद में SQR। एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटाई जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। फिर शिक्षक की आयु कितनी बतानी है? तो 33 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गांव में 250 किसानों में से 28% किसानों ने गन्ने की फसल ली है। इन गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं? तो 28 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी सांकेतिक भाषा में यदि बिना शब्द को 310152 के रूप में लिखा जाता है तो दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दिल्ली को इस प्रकार से लिखा जाएगा। बी आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 कर दिया है। आई आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पे 10 कर दिया है। एन आता है यहाँ 14 नंबर पे, तो यहाँ 15, मतलब एक एक संख्या +1 करके बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही जब दिल्ली को लिखेंगे, दिल्ली 4 नंबर पे आता है तो यहाँ 5 लिख दिया है। ई आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ पे 6, मतलब +1 संख्या कर दी है और ये नंबर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सत प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सव्य विचार। सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं, तो इस प्रकार के तर्कों को क्या कहा जाता है? तो निगमनात्मक या डिडक्टिव रीजनिंग कही जाती है। अगमनात्मक तार्किकता आधारित है, तो इंडक्टिव रीजनिंग जो आधारित है वो है प्रकृति की समरूपता पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के प्रतिवादी हैं? तो प्रतिवादी कथन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा बी। सभी पुरुष अच्छे हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है, तो ये प्रतिवादी हो जाएंगे। न्याय, न्यायवाक्य, न्याय युक्ति एक औपचारिक 5 स्तंभ तर्क वाक्यों को नियोजित करता है, तो सूची से मिलान करना है। सही उत्तर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ई का फिफ्थ। मिलान कर लेते हैं। पहाड़ पर आग लगी है, प्रतिज्ञा। पहाड़ पर धुआं है, हेतु। जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है, उदाहरण। पहाड़ पर धुआं है, उपनयन, और इसलिए पहाड़ पर आग है, निगमन। सही उत्तर ABCDE। माध्यिका के मान का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखा की सहायता से किया जाता है वह कहलाता है ओजाई वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र। जब भूयिष्टिक Z अवर्णीय अस्पष्ट हो तो इसका निर्धारण जिस सूत्र से किया जाता है वो सूत्र पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? तो इनडायरेक्ट एंड मौखिक, जो अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार है वो सोर्स नहीं है सेकेंडरी डेटा का। यदि समंकों का वर्गीकरण 0, 10, 10, 20, 20, 30 के रूप में किया जाता है तो वर्गीकरण की यह श्रेणी कहलाती है एक्सक्लूसिव मेथड या फिर अपवर्जी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं है? तो हिस्टोग्राम आवृत्ति चित्र नहीं है। द्विविमा का अर्थ है यहाँ 2 डायमेंशनल। भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी? तो सभी को पता है एडुसेट भेजी गई थी। नेप्टल का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग सही हो जाएगा। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? तो स्टोरेज डिवाइस सही उत्तर हो जाएगा। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, सभी को पता है मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? तो अपोलो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है? तो जू एंड पार्क्स चिड़ियाघर एवं उद्यान शामिल नहीं है। जैव विविधता एक कन्वेंशन CBD के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। डाउटफुल है क्योंकि सारे ही इसके ऑप्शन मुझे कुछ डाउटफुल लग रहे हैं।
वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है माफ कीजिएगा, तीसरा स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वर्ष 2029 से 30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश निर्धारित किया गया है 51.41। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एक और दोनों कथन सही हैं, माफ कीजिएगा सही नहीं है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। 20 लक्ष्य नहीं है, 17 गोल्स हैं। SDG का गोल्स पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसमें 20 की जगह 17 गोल्स होते तो ये सही हो जाता, परंतु दूसरा सही। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना 1994 में की गई थी UGC के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1982 में स्थापित किया गया था। 1985 में इग्नू आया था, लेकिन स्थापित किया गया था हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर हैदराबाद आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1982 में आई थी। निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित हुए थे? तो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का 1/4 नहीं है? तो पॉडकास्ट नहीं है, ये तीनों है। ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है और कंटेंट है, लेकिन पॉडकास्ट नहीं है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक बढ़ाने के लिए NEP 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? तो ये हायर एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो 2035। अगर इसमें मिडिल क्लास या फिर प्राइमरी क्लास के बारे में बात की गई होती तो 2030 तक था ये, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप भली भांति अवगत होंगे कि 2035 तक हायर एजुकेशन में ऐसा GR को रखा गया है 50% तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए हैं। आपने अगर पेपर दिया होगा तो मैच कर लीजिएगा और विद्यार्थियों को शेयर भी कीजिएगा वीडियो। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि पेपर 1 के भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, जितनी भी आपकी लगी हुई हैं विधाएं, माफ कीजिएगा, जितनी भी लगी हुई हैं आपकी यूनिट्स, तो उसको भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। और ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि हिंदी ओशन में हिंदी तो पढ़ाई जाती है, परंतु हिंदी पेपर 1 में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि टफ हो जाती है। जैसे कंप्यूटर को आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ फुल फॉर्म पूछे नहीं, तो आप हिंदी में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो मीडियम रहेगा वो ज़्यादातर आपका दोनों ही मीडियम रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलती तो मैं हिंदी में ही हूँ, लेकिन हाँ कुछ कंटेंट इंग्लिश में हो सकता है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी समझाऊंगी मैं पूरा हिंदी में ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।